हेलो गाइस जी, नमस्कार, स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जो आप लोग देखेंगे सीटेट की दृष्टि से सीडीपी के ऐसे प्रश्न है ना कि जो डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं। ये प्रश्न आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट है कि जितने भी प्रश्नों की 30 प्रश्नों की श्रृंखला होगी और 30 प्रश्न की श्रृंखला लगभग से लगभग 1 से 2 बार रिपीटेड प्रश्न है, जो कि आपके सीटेट के प्रीवियस ईयर से खोज कर निकाल कर टाइप किए गए हैं। दोस्तों, आज की वीडियो को हम स्टार्ट कर देंगे और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। चलिए, यहाँ पे देखेंगे ले वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम। याद रखिएगा, ले वाइगोत्स्की एक मनोवैज्ञानिक है और उनके अनुसार वे क्या कहते हैं कि अधिगम कौन सी प्रक्रिया है या अधिगम कैसे होता है। अधिगम होता क्या है? तो अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम कहलाता है। किसी भी व्यक्ति, किसी भी मनुष्य के जो व्यवहार होते हैं ना, व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे ही हम अधिगम कहते हैं। तो ले वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है, कि एक अनुबंधन गतिविधि है, कि एक व्यक्तिगत गतिविधि है, कि एक निष्क्रिय गतिविधि है। याद रखिएगा, कोई मनोवैज्ञानिक ने ऐसी बात नहीं की है कि जो अधिगम है वह निष्क्रिय पद्धति है। वह निष्क्रिय नहीं है दोस्तों, बल्कि सक्रिय है। लेकिन यहाँ पे हम लोग ले वाइगोत्स्की मनोवैज्ञानिक के अनुसार हम लोग बताएंगे, ले वाइगोत्स्की साहब कहते हैं ना कि जो बच्चा होता है ना, सब मनोवैज्ञानिक एक बच्चे को ही रूप अपना माने हैं। तो ले वाइगोत्स्की साहब कहते हैं कि जो बच्चा होता है वो समाज से जुड़ कर सीखता है, समाज से इंटरेक्ट होकर सीखता है। कोई भी बच्चा कुछ भी बातें सीखता है ना, तो समाज से सीखता है। समाज के कई रूप होते हैं, जैसे कि मान लीजिए समाज के, जैसे समाज में जैसे मान लीजिए आस पड़ोस हो गया, परिवार हो, परिवार को भी एक समाज ही माना गया है। इस बात को अगर देखेंगे तो प्राइमरी समाज के रूप और सेकेंडरी समाज के रूप में जो प्राइमरी समाज का रूप होता है वो परिवार होता है, माता पिता होते हैं। बच्चा सबसे पहले माता पिता से, परिवार से, फिर इसके बाद आस पड़ोस से, इसके बाद समाज से सीखना स्टार्ट कर देता है। तो ले वाइगोत्स्की के अधिगम के अनुसार वे कहते हैं कि अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है। सामाजिक गतिविधि का मतलब होता है कोई भी बच्चा समाज से जुड़कर सीखता है। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे सेकंड नंबर बात करेंगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? याद रखिएगा, वयस्कता, वयस्कता का मतलब होता है वह मनुष्य जो 18 वर्ष का हो जाए ना, उसे वयस्क मनुष्य की श्रेणी में रखा जाता है। कितने वर्ष का दोस्तों? 18 वर्ष का। तो यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि वह अवधि क्या है, वह समय क्या है, वह समय क्या है कि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे हम क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, पहल का मतलब होता है कि उसके बाद वह कौन सी अवस्था, जिसके बाद जो बालक होता है, जो लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो वयस्कता की श्रेणी में चले जाते हैं। तो याद रखिएगा, बाल्य अवस्था की समाप्ति, बाल अवस्था की समाप्ति होगा नहीं दोस्तों। 6 से 12 जो होती है बाल अवस्था होती है, होगा नहीं। मध्य बाल अवस्था होगा नहीं। पूर्व क्रियात्मक अवस्था होगा नहीं। यहाँ पे होगा किशोरावस्था। किशोरावस्था जो होती है ना प्यारे, आपको पता है ना किशोरावस्था कितने साल से कितने साल की होती है? 12 से लेकर 18 साल की होती है। आपको पता होगा कि पहल कौन कर रहा है? 18 साल के बाद के जो मनुष्य होंगे ना, वह वयस्क मनुष्य गिने जाएंगे। तो कौन पहल कर रहा है? तो किशोरावस्था कर रहे हैं। जो वयस्क मनुष्य के संक्रमण काल की पहल एक करता है किशोरावस्था, जिसकी अवस्था होती है 12 से 18 साल। और इसी के बाद जो बच्चा होता है ना, वह एक वयस्क मनुष्य के रूप में गिना जाता है। इस बात को याद रखिएगा। बात करेंगे किशोरावस्था से बनने वाले प्रश्न की, तो किशोरावस्था से बहुत ज्यादा ऐसे प्रश्न बनते हैं कि अपराध की अवस्था कौन कहा जाता है? किशोरावस्था। सम्मान पाने की अवस्था कौन कहा जाता है? किशोरावस्था। और किशोरावस्था में ये भी कहता है सम्मान पाना। इसके बाद अपराध की दुनिया का बच्चा अपनी पहचान किस अवस्था में बनाना चाहता है? किशोरावस्था में। इसके बाद बच्चे के अंदर अलग अलग प्रकार के ख्यालात आते हैं, वह किशोरावस्था और शैशवावस्था को कहा जाता है। इस बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा और समझते रहिएगा। किशोरावस्था को संघर्ष की अवस्था, तूफान की अवस्था, इसको अपराध की अवस्था, इसको वयस्कता में पहल की अवस्था सब कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए, यहाँ पे देखेंगे किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए। तो वह कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जो कहे हैं कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? तो उस मनोवैज्ञानिक का नाम है जे बी वाटसन, वुडवर्थ और टाइडमैन और फ्रायड। तो आपको बता दें, फ्रायड साहब कहते हैं, फ्रायड ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं, उनकी एक विचारधारा है कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए। ये फ्रायड साहब कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, यह कौन कहते हैं? याद रखिएगा, कहीं भी बात कहे दोस्तों, व्यवहार की बात कर दे, कहीं समाज की बात कर दे, आप बिना सोचे किसके साथ जाइएगा? स्काइनर के साथ जाइएगा। स्काइनर साहब कहते हैं ना कि मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। मनोविज्ञान जो समाज से जुड़कर सीखा जाता है, इस बात को वह जोड़ देते हैं। तो जो स्काइनर साहब है ना, वह किसी चीज को जुड़कर सीखने का अनुभव करते हैं। ये बात को याद रखेगा। तो मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, या स्काइनर साहब कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्काइनर साहब एक बात और कहते हैं, आप लोगों को पता होगा, मैं बता रहा हूँ। स्काइनर साहब एक बात को कहते हैं, जो बच्चा होता है ना, वह किसी चीज को
अनुकरण के माध्यम से सीखता है। अनुकरण का मतलब होता है नकल करना। तो जब बच्चा किसी चीज को देखता है तो उस चीज को नकल करके वो सीखना स्टार्ट कर देता है। स्कैनर का मतलब होता है स्कैन करना, ठीक ना, स्कैन करना। तो जैसे आप लोग बार कोड को स्कैन कराते हैं तो मतलब बार कोड से आप कुछ चीज नकल करते हैं, तो यही चीज होता है नकल करके सीखना। स्कैनर साहब का एक ये भी कथन है। और मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, ये भी स्कैनर साहब कहते हैं, इस बात को याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। तर्क करने की अवस्था पूर्णतः विकसित होती है तो शैशवावस्था में होती है कि बाल्यावस्था में होती है कि किशोरावस्था में होती है कि वृद्धावस्था में होती है। याद रखिएगा, मैं आपको सब चीजें बता रहा हूं। पूर्णतः विकसित होती है, यहाँ पे कहा है तर्क करने की अवस्था अगर विकसित होती है, ये कहता प्यारे, तो ये बाल्यावस्था हो जाता, बाल्यावस्था हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक शब्द आया है प्यारे, बहुत बढ़िया शब्द है, जिसका नाम है पूर्णतः। पूर्णतः विकसित हो जाती है मतलब वो तर्क करने की अवस्था स्थिति बालक में कब पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है, तो किशोरावस्था में हो जाती है। अगर यहीं पे पूर्णतः शब्द नहीं देता ना, तर्क करने की अवस्था किस समय विकसित हो जाती है, तो बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में भी बालक तर्क करने लगता है कि ये क्या है, ये कैसे होता है, इसका प्रयोग क्या होता है, जहाज का क्यों आकाश में उड़ती है, क्यों जमीन पर चलती है, ये सब बात बच्चा आपका बाल्यावस्था में करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन तर्क करने की अवस्था पूर्णतः विकसित हो जाती है एक किशोरावस्था में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। जब ये प्रश्न बना था तो उस समय काफी विवादों के बीच ये प्रश्न घिरा हुआ था, ये भी बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ पे बात करेंगे 6वां नंबर क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा है। तो मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहने वाले जॉन डेवी हैं, डगलस हैं, पेस्टोलॉजी हैं और स्कैनर हैं। याद रखिएगा, मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहने वाले उस मनोवैज्ञानिक का नाम है पेस्टोलॉजी। और ये भी प्रश्न इनके संबंधित बहुत ज्यादा पूछता है कि कौन ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो अपने 3 वर्ष के बच्चे पे अध्ययन किया था। तो अपने ही 3 वर्ष के बच्चे पर मनोविज्ञान का अध्ययन करने वाले उस महान मनोवैज्ञानिक का नाम है पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी ने अपने ही बच्चे पर अपने बाल विकास के संबंधित अध्ययन को कार्य को प्रतिपादित किए थे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और पेस्टोलॉजी ही कहते हैं कि मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा जाता है। यहाँ पे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया है। तो बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों का अध्ययन किया है। कोहलर ने, फ्रायड ने, कि रूसो ने, कि आपका स्कैनर ने। तो मैं आपको बता दूं, रूसो नामक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं कि जो बाल केंद्रित शिक्षा के लिए मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, कौन मनोवैज्ञानिक है, जिनका नाम है रूसो। यहाँ पे देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि है जो बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है। तो ऐसी कौन सी गतिविधि है जो सीखने के लिए सक्षम बनाती है। संवाद करना, कि पुरस्कार देना, कि व्याख्यान करना, कि निर्देश देना। देखिएगा, जब कभी भी आप सीटेट के एग्जाम में जाइएगा तो सीटेट का अगर प्राइमरी का एग्जाम दीजिएगा तो प्राइमरी के एग्जाम आपको 1 to 5 के आधार पर देना होगा। ऐसा बच्चा जो 1 से 5 में पढ़ रहा हो और ये गतिविधि है, चारों गतिविधि है, चारों गतिविधि में ऐसी कौन सी गतिविधि है जो बच्चों को सीखने में सक्षम बनाएगी, आप बताइएगा। निर्देश बच्चे को कभी दिया जाता है, कभी नहीं दिया जाता है, निर्देश तो गलत हो जाएगा। व्याख्यान, छोटे बच्चे हैं उनको आप लेक्चर देकर कोई चीज नहीं सिखा सकते। और याद रखिएगा, पूरे जो पुरस्कार है ना, सीडीपी के अकॉर्डिंग नेगेटिव टैग वर्ड है, इससे बच्चा के अंदर आंतरिक भावना का विकास नहीं होता है, नकारात्मक जो बुद्धि का विकास होता है, ये बात को याद रखिएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि है जो बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है। तो संवाद। संवाद का मतलब होता है बात विवाद, ये बात को याद रखिएगा। किसी चीज के बारे में परिचर्चा करना, चर्चा करना ही संवाद कहलाता है। तो जब बच्चे आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, कुछ चीजों को सीखते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो सीखने की सबसे अच्छी प्रक्रिया हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे, एक बच्चा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। तो एक अच्छा अध्यापक, याद रखिएगा, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य किस चीज का बढ़ावा देगा। प्रतियोगिता की भावना का, सहयोग की भावना का, प्रतिद्वंदिता की भावना का, तटस्थता की भावना का। आप याद रखिएगा, एक अच्छे टीचर की पहचान होती है ना कि वह बच्चों के अंदर क्या दे। दोस्तों, बच्चों के अगर बच्चे किसी सवाल में या किसी क्वेश्चन में किसी परिस्थिति में जूझ रहे हैं ना, तो उनकी सहयोग दे। तो एक अच्छा अध्यापक यही होता है ना कि वह बच्चों के बीच सहयोग की भावना को विकसित करे, ना कि देखिएगा प्रतियोगिता की भावना को कभी नहीं विकसित करना है बच्चों के अंदर। बात को ध्यान रखिएगा, प्रतिद्वंदिता की भावना को कभी विकसित नहीं करना है, मतलब एक दूसरे से कल्पना, तुलना या लड़ाई झगड़े ऐसी चीजों को नहीं कराना है। दोस्तों, तटस्थता की भावना को भी नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा सहयोग की भावना को। एक अच्छा अध्यापक जो होता है वो विद्यार्थियों के मध्य सहयोग की भावना को विकसित करता है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे
कि विकास की प्रक्रिया के 4 बुनियादी तत्वों की पहचान किसने किया है? तो याद रखिएगा, विकास की प्रक्रिया के 4 बुनियादी जो स्तर हैं वो पियाजे साहब ने दिया है। इस बात को याद रखेंगे। जो आप लोग इस चीज़ों को देखेंगे, पियाजे साहब ने बालक की 4 अवस्थाएं बताइए कि बालक जो होता है इसे 4 अवस्थाओं में रहता है और विकास कर जाता है। ठीक ना, यहाँ पे संवेदी क्रियात्मक, पूर्व सक्रियात्मक क्रिया और इसके बाद मूर्त सक्रियात्मक क्रिया और उपस्थानिक सक्रियात्मक क्रिया, सभी इनके 4 प्रकार के अवस्थाएं हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कि गेस्टाल्ट संप्रदाय का जन्म किस देश में हुआ था? तो इटली में हुआ था कि जर्मनी में हुआ था कि अमेरिका में हुआ था कि आपका अमेरिका में हुआ था कि जमैका में हुआ था? इस बात को याद रखेंगे। तो जो गेस्टाल्ट संप्रदाय का जो जन्म है ना दोस्तों, इस बात को अगर आप लोग देखिएगा तो आपको मिलेगा कि जो गेस्टाल्ट जन्मदाता है उनका जन्म जो हुआ था वह जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो गेस्टाल्ट संप्रदाय का जन्म जर्मनी में हुआ था, इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो 12 नंबर क्वेश्चन है कि बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है तो परिवार पर करता है कि विद्यालय पर करता है कि समुदाय पर करता है कि उपयुक्त सभी पर करता है? याद रखिएगा, जो बालक का मानसिक विकास होता है परिवार पर भी करता है, विद्यालय पर भी मस्तिष्क का विकास होता है, समुदाय में भी बालक रहता है तो मस्तिष्क का विकास होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा कि बालक का मानसिक स्वास्थ्य जो निर्भर करता है उपयुक्त सभी परिवार, विद्यालय, समुदाय, हर जगह से बालक जो सीखता है और सीखने के कारण उसका मानसिक स्वास्थ्य उस पर निर्भर करता है। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। ठीक ना, यहाँ पे देखिएगा, पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये भी पूछ देता है कि अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत किसने दिया है? तो पावलोव ने दिया है। और ये किस पर प्रयोग किए थे? तो खरगोश पे किए कि चूहे पे किए कि आपके कुत्ते पे किए कि आपका बंदर पे किए? आपको याद रखेगा, जो आपका अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले पावलोव साहब ने जब इन्होंने इस प्रक्रिया को करा रहे थे तो किस पर किए? ये आपका कुत्ते पे किए। किस पे किए दोस्तों? कुत्ते पे किए और कुत्ते पर किए और इस प्रक्रिया को इन्होंने दिया। और इसी के उपलब्ध में जो अनुबंधन प्रक्रिया का सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किया, इसी के आधार पर 1904 में, कितने में दोस्तों? 1904 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रयास व त्रुटि सर्वाधिक उपयोगी होती है। याद रखेंगे, प्रयास व त्रुटि की बात कर लें दोस्तों। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है? तो थर्नडाइक साहब ने दिया है। इस बात को याद रखेगा। सबसे पहले प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो थर्नडाइक साहब ने किया है। चलिए आगे देखते हैं। प्रयास व त्रुटि का सर्वाधिक उपयोगी है हिंदी में, गणित में, इतिहास में, अंग्रेजी में। याद रखेगा, सभी चीजों को देखिएगा। प्रयास व त्रुटि सर्वाधिक उपयोगी होता है गणित में। बच्चा सबसे ज्यादा गलती करता है और प्रयास करते करते उस चीजों को क्या कर जाता है दोस्तों? सीख जाता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे बात करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा दिलाया। किसने दिलाया? विलियम बूट ने दिलाया, विलियम जेम्स ने दिलाया, स्कैनर ने दिया कि वाटसन ने दिया? तो मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा दिलाने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम है विलियम जेम्स। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को समझते रहिएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? याद रखेगा, 3 पहिए की साइकिल चलाना मतलब बालक चल नहीं पाता। इस बात को याद रखिएगा। बाल अवस्था में बालक चलना स्टार्ट कर देता है, 3 पहिए की साइकिल चलाता नहीं है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इसमें चलाता नहीं है, किशोरावस्था में चलाता नहीं है, प्रौढ़ावस्था भी एक बड़ी अवस्था होती है, इसमें चलाएगा नहीं। लेकिन देखिएगा, आपका बच्चा है सहसावस्था। सहसावस्था में बालक जो होता है ना, सहसावस्था जो होता है ना दोस्तों, याद रखिएगा, सहसावस्था जो होता है वो 2 से 5 साल का होता है। और शैशव काल भी बहुत पूछ देता है। बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव होता है कि बच्चे नहीं पता पाते हैं। कहीं कहीं वो कहते हैं कि सहसावस्था 0 से 2 साल का होता है, वह शैशव काल होता है दोस्तों। शैशव काल जो होता है ना वो 0 से 2 साल का होता है। सहसावस्था जो होता है ना वह 2 से 5 साल का होता है। तो छोटे छोटे वाक्यों को बोलना और 3 पहिए की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? तो शैशव अवस्था में होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को समझते रहिएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं। मनोविज्ञान का जन्म किसके समय दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ है? तो प्लेटो के कि अरस्तु के कि बर्कली के कि वाटसन के? आप याद रखिएगा। तो मनोविज्ञान का जन्म किसके समय दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ है? इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो उस काल का समय है दोस्तों, याद रखिएगा, अरस्तु के समय में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होता है? तो याद रखिएगा, प्रकाश की तरफ होता है कि माँ की तरफ होता है कि ध्वनि की तरफ होता है कि भोजन की तरफ होता है? तो बालक सर्वप्रथम जो होता है ना वह प्रकाश की तरफ आकर्षित होना स्टार्ट कर देता है। इस बात को याद रखिएगा। इसके बाद अगर कहें कि बालक सबसे पहले पहचानना किसको स्टार्ट करता है, तो माँ को स्टार्ट करता है। इस बात को याद रखिएगा। सबसे पहले अगर आप लोग देखिएगा लाइफ जीवन में किसको पहचानना स्टार्ट करता है, तो माँ को पहचानना स्टार्ट कर देता है बालक। कहें कि बालक का पहला टीचर कौन है, तो माँ है। बालक का पहला डॉक्टर कौन है, तो माँ है। बालक सर्वप्रथम किससे सीखता है, तो माँ से सीखना स्टार्ट करता है। उसके बाद अपने परिवार समाज से बालक सीखता है। इस बात को याद रखिएगा।
चलिए आगे देखते हैं, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है, वह निम्न में से कौन सी है। इस बात को याद रखेगा, रुचियों का प्रभाव नहीं पड़ता है, कि आवश्यकताओं का प्रभाव नहीं पड़ता है, और सुरक्षा का, अभिवृत्ति का। याद रखेगा अभिवृत्ति का प्रभाव पड़ता है। आवश्यकता अगर बालक के अंदर होगी तभी बालक सीखेगा, बालक के अंदर रुचि होगी तभी बालक सीखेगा। तो ए, बी और डी का पड़ता है, लेकिन असुरक्षा का प्रभाव नहीं पड़ता है सीखने में। इस बात को याद रखेगा, ये बात याद रखेगा। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है, तो असुरक्षा का प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि रुचियां रहेगी तभी बालक सीखेगा, आवश्यकता होगी तभी बालक सीखेगा, और अभिवृत्ति भी सीखने की सबसे बड़ी प्रेरणा होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित सिद्धांतकारों में से किसका मत है कि बच्चे अपने वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। तो कठोर अध्ययन की अगर बात किया है ना दोस्तों, तो कठोर अध्ययन की इस बात को मैस्लो साहब कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही कहते हैं कि बालक जो होता है ना, अपने वृद्धि विकास के लिए कठोर अध्ययन करता है, ये मैस्लो साहब कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 की बात करें कि निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है। याद रखिएगा कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो मनोवैज्ञानिक नहीं है। जॉन डीवी, कि आपका वाटसन, कि आपका CHR के स्कैनर के सामने आप पढ़ते ही हैं, वाटसन के बारे में पढ़ते ही हैं, CHR हाल आपको मिल ही जाएंगे, लेकिन याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए जो है ना, जॉन डीवी, ये मनोवैज्ञानिक नहीं है। इस बात को याद रखिएगा, जॉन डीवी जो है ना वो मनोवैज्ञानिक नहीं है। ये सभी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक हैं। तो जॉन डीवी मनोवैज्ञानिक नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम होती है, तो किस अवस्था में, शैशवावस्था में, कि बाल अवस्था में, कि किशोरावस्था के बाद, कि प्रौढ़ावस्था में। इस बात को याद रखिएगा। जब ये चीजें आपको मिले ना दोस्तों, जब ये चीजें आपको मिले ना, तो आप इसको कैसे कवर करेंगे। तो मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या किस काल में सबसे कम होती है, याद रखिएगा। जब मनुष्य जन्म लेता है तो जन्म के बाद की जो अवस्था होती है वह आपकी शैशव अवस्था होती है। इस समय मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या होती है ना 270 होती है, याद रखिएगा। और जब मनुष्य बड़ा हो जाता है ना, धीरे धीरे वह लंबी एज को धारण कर लेता है, तो ये हड्डियां जुड़कर एक दूसरे से 206 ही बच जाती हैं। इस बात को भी याद रखिएगा। तो मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या सबसे कम होगी किस काल में होगी दोस्तों, कम प्रौढ़ावस्था में होगी। जब ये आपकी 18 से 60 साल की अवस्था होती है ना, ये प्रौढ़ावस्था होती है। और इस काल में जो होगी हड्डियों की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, वो कम हो जाएगी। इस बात को याद रखिएगा। तो प्रौढ़ावस्था में मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या सबसे कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय उसके मस्तिष्क का भार आपका 350 ग्राम होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, इससे प्रश्न को बहुत ज्यादा पूछता है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। शब्द समान तत्व निम्न में से गहन संबंध रखता है, तो किससे जो होता है गहन संबंध रखता है। शब्द समान तत्व निम्न में से गहन संबंध रखता है, समान परीक्षा से, सहयोगियों से ईर्ष्या, अधिगम स्थानांतरण और समूह निर्देशन। तो शब्द समान तत्व जो होता है ना, वो समूह निर्देशन से गहन संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, क्रिया प्रसूत मुख्यतः बल देता है। तो जो क्रिया प्रसूत होता है ना, वह किस पर बल देता है, याद रखिएगा। क्रिया प्रसूत का जो नियम है ना दोस्तों, जो ये उपदेश जो इसकी बातें बताए थे ना, उस मनोवैज्ञानिक का नाम है स्कैनर। इस बात को भी याद रखेगा। तो क्रिया प्रसूत का नियम किसने दिया, तो याद रखेगा, ये भी प्रश्न बनता है तो आप कहिएगा तुरंत कि स्कैनर साहब मनोवैज्ञानिक ने क्रिया प्रसूत संबंधित व्याख्या किए हैं। और क्रिया प्रसूत का मुख्यतः बल किस पर पड़ता है, तो याद रखेगा शिक्षक पर, वातावरण पर, पुनर्बलन पर, अधिगम की सामग्री पर। याद रखिए जो क्रिया प्रसूत मुख्यतः बल पड़ता है पुनर्बलन पर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, नैतिक तर्क की अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया है। तो नैतिक तर्क का जो अवस्था सिद्धांत है ना, वो कोहलर वर्ग ने दिया है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों, याद रखिएगा। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समयानुवर्ती होना, और विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, और एक सुवक्ता होना। याद रखिएगा एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। अगर इस बात को आप लोग देखिएगा तो एक शिक्षक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उस स्थिति में तब हो जाता है जब वह बालक की कठिनाइयों को दूर करेगा, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को जानेगा, पहचानेगा और उसको दूर करने की कोशिश करेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना क्या कहलाता है, ये बात को याद रखेगा। तो अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाने को क्या कहते हैं, ये बात याद रखेगा। एक कथन जो है ना कि अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही क्या कहलाता है, ये गेट्स साहब ने कहा है। किसने कहा है दोस्तों, ये गेट्स साहब ने कहा है। इसको याद रखेगा। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम कहलाता है। यह जो परिभाषा है यह गेट्स द्वारा दी गई है, गेट्स मनोवैज्ञानिक द्वारा दी गई है कि अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम कहलाता है। ये गेट्स सामने कहे हैं। याद रखिएगा शैशव काल की अवधि कितना होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर इसको देखेंगे आप तो आपके अंदर की बहुत ऐसी
ऐसी गलतियां होंगी जो आप लोगों की दूर हो जाएंगी। तो शैशव काल की अवधि क्या कहलाती है? जन्म से 1 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष और 2 से 3 वर्ष तक। याद रखिएगा जो शैशव काल की अवधि होती है ना, वो जन्म से 2 वर्ष तक होती है। और याद रखिएगा यही कह देगा शैशवावस्था कितने काल का होता है, तो 2 से 5 वर्ष का होता है। ये बात को याद रखिएगा। तो जन्म से 2 वर्ष की जो अवधि होती है ना, वो आपकी क्या कहलाती है दोस्तों? वो शैशव काल कहलाता है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ पे एक और प्रश्न आपका और छूट रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा 30 नंबर नहीं पूरा हुआ। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन थार्नडाइक ने किए हैं, कोहलर वर्ग ने किए हैं, कि पावलाव ने किए हैं, कि आपके वुडवर्थ ने किए हैं? तो याद रखिएगा सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत जो दिए हैं वह कोहलर साहब ने दिए हैं। इस बात को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए आप अभिषेक एकेडमी। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर आप लाइक करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।